हिंदी ऑडियो बुक के इस एपिसोड में द डिसिप्लिन ट्रेडर बुक के लेखक मार्क डगलस ने चैप्टर 10 में एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन को हम कैसे मैनेज करते हैं इस बारे में बताया है। आइए जानते हैं। हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। अगर आप आज के इस एपिसोड से कुछ भी नया सीखते हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें। चैप्टर 10 मेमोरीज, एसोसिएशंस और बिलीफ एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन को कैसे मैनेज करते हैं। जिस पल से हम इस दुनिया में पैदा होते हैं, हमारा एग्जिस्टेंस फिजिकल एनवायरनमेंट पर एक फोर्स के रूप में कार्य करता है। हम यहाँ पर ऐसी जगह घेर लेते हैं जिस पर कोई अन्य व्यक्ति कब्जा नहीं कर सकता, और बदले में फिजिकल एनवायरनमेंट हमारे फिजिकल सेंसेस पर एक फोर्स के रूप में कार्य करता है, जिससे हमारे और एनवायरनमेंट के बीच एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बनता है। अब आपके लिए और बुक के शेष भाग के लिए यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि मार्क फिजिकल एनवायरनमेंट को पॉसिबल ब्रॉडेस्ट सेंस में डिफाइन कर रहे हैं। अब सबसे बेसिक लेवल पर हम केवल इस फैक्ट से अपने लिए एक्सपीरियंस बनाते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस का तात्पर्य है कि हमारी सेंसेस जीवित है और हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसे जैसे हम इसके माध्यम से आगे बढ़ते हैं, इसकी संरचना और स्थिरता को बदलते हैं। एग्जिस्टेंस के लिए हमारे मूवमेंट और बिहेवियर से सीरीज ऑफ चेन के रिएक्शन की एक एंडलेस सीरीज शुरू हो जाती है, जो लैंडस्केप को किसी तरह आकार या स्वरूप में बदल देती है। और यहाँ तक कि जब हम एक्टिवली किसी भी तरह से एनवायरनमेंट को बदल नहीं रहे हैं या उसमें हेरफेर नहीं कर रहे हैं, तब भी हम जगह घेर रहे हैं और इस तरह खुद को वायुमंडलीय फोर्सेस के अधीन कर रहे हैं। साथ ही हमारी सांस लेने से एनवायरनमेंट की संरचना में भी बदलाव आ रहे हैं। मेमोरीज चार्ज्ड एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। एनवायरनमेंट के साथ इस तरह संपर्क से उत्पन्न होने वाले एक्सपीरियंस एनर्जी के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में परिवर्तित हो जाएंगे। एनर्जी के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रूप में एक्सपीरियंसेस में इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा। चार्ज या तो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि एनवायरनमेंट ने हमारी सेंसेस पर किस प्रकार का प्रभाव डाला है। एग्जाम्पल के लिए, एक रोता हुआ बच्चा एनवायरनमेंट पर एक फोर्स के रूप में कार्य कर रहा है। विशेष रूप से बच्चा एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न कर रहा है जो उसके आसपास के सभी लोगों के कानों पर एक फोर्स के रूप में कार्य कर रही है। एनवायरनमेंट इस फोर्स पर कैसे रिएक्शन करता है, यह बच्चे के लिए एक्सपीरियंस तैयार करेगा और इलेक्ट्रिकल चार्ज या एनर्जी की क्वालिटी निर्धारित करेगा जो बच्चे की मेमोरी में रिकॉर्ड की गई है। एनर्जी की क्वालिटी पॉजिटिव या नेगेटिव रूप से चार्ज्ड एनर्जी की रिलेटिव डिग्री है जिसमें एक्सपीरियंस रिकॉर्ड किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि एनवायरनमेंट बच्चे को सुखदायक दुलार, प्यार व्यक्त करने और इस भावना के साथ रिएक्शन देता है कि उसकी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा, तो एक्सपीरियंस कुछ हद तक पॉजिटिव रूप से चार्ज की गई इमोशनल एनर्जी के साथ बच्चे की मेमोरी में रिकॉर्ड किया जाएगा। पॉजिटिविटी की डिग्री एक्सपीरियंस की इंटेंसिटी पर निर्भर करेगी, यानी बच्चे की सेंसेस पर एनवायरनमेंट के प्रभाव की डिग्री सुखद, खुशहाल, हर्षित और प्रेमपूर्ण एक्सपीरियंसेस के परिणाम स्वरूप पॉजिटिव रूप से चार्ज की गई एनर्जी का स्टोरेज होगा। हालांकि यदि एनवायरनमेंट कठोर रिएक्शन देता है, इस तरह से कि बच्चे की सेंसेस पर हिंसक प्रभाव पड़े, चिल्लाकर या फिजिकल दर्द पैदा करने के लिए उसे चोट पहुंचाए, तो एक्सपीरियंस बच्चे की मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाएगा। एक्सपीरियंस की इंटेंसिटी के समान ही नेगेटिव रूप से चार्ज्ड इमोशनल एनर्जी बढ़ेगी। दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो एनर्जी की क्वालिटी बनाते हैं जिसमें हमारी मेमोरीज स्टोर होती है। पहला चार्ज की पोलैरिटी है जो पॉजिटिव, न्यूट्रल या नेगेटिव हो सकती है। दूसरा कंपोनेंट चार्ज की इंटेंसिटी है जो अत्यधिक पॉजिटिव से लेकर अत्यधिक इंटेंसिटी का एक्सपीरियंस होगा जो उत्साह की भावना पैदा करेगा, और अत्यधिक नेगेटिव जो बेलगाम आतंक का एक्सपीरियंस होगा। एनर्जी की क्वालिटी आपके लिए समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, क्योंकि यह एनवायरनमेंट के नेचर के बारे में हमारे द्वारा बनाए गए कंसेप्ट्स के प्रकार को अफेक्ट करती है, जो बदले में इंफॉर्मेशन को समझने और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के तरीकों को अफेक्ट करती है। पॉजिटिवली चार्ज्ड एनर्जी के लक्षण। पॉजिटिव एनर्जी इनएक्सपेंसिव है। यह कॉन्फिडेंस की भावना पैदा करके
मेंटल ग्रोथ या सीखने को बढ़ावा देता है। इसके परिणाम स्वरूप अननोन का पता लगाने और खोजने का खुलापन आता है। मार्क अननोन को ऐसी किसी भी चीज के रूप में डिफाइन कर रहे हैं जो फिजिकल एनवायरनमेंट में एक पॉसिबिलिटी के रूप में मौजूद है, जो अभी तक किसी के मेंटल एनवायरनमेंट में किसी रूप में मौजूद नहीं है। पॉजिटिव एनर्जी एनवायरनमेंट के प्रति हमारी स्वाभाविक बच्चों जैसे क्यूरियोसिटी और आश्चर्य की भावना को कायम रखती है, जिसके साथ हम सभी पैदा हुए हैं। क्यूरियोसिटी की अपनी न्यूट्रल सेंस के हितों का पालन करके हम एक्सपीरियंस पैदा करने और अपने लिए पहले से अननोन कुछ सीखने के लिए एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इस प्रकार जीवन के बारे में उत्साह की भावना पैदा करते हैं। साथ ही एनवायरनमेंट में अधिक प्रभावी ढंग से काम करने की हमारी क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि हम चीज़ों के एग्जिस्टेंस के तरीके के बारे में और अधिक सीखते रहते हैं। हमने अपने आप को एनवायरनमेंट के नेचर के बारे में कितना सीखने दिया है और हमारे मेंटल एनवायरनमेंट में नेगेटिव रूप से चार्ज की गई एनर्जी की मात्रा के बीच सीधा रिलेशन है। मार्क इसे नेगेटिव पर जोर देते हुए इस तरह बता रहे हैं कि क्योंकि सीखना स्वाभाविक रूप से होगा यदि इनर एनवायरनमेंट में इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में, डर की एब्सेंट यानी नेगेटिव रूप से चार्ज की गई एनर्जी यह निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है कि हम खुद को कुछ भी नया सीखने और मेंटल रूप से विकसित होने के लिए उपलब्ध करा पाएंगे या नहीं। उदाहरण के लिए, खेल खेल में किसी बच्चे को हवा में उछालें और उसे पकड़ें और वह आपसे बार बार ऐसा करने के लिए जिद करेगा। यह पॉजिटिव रूप से चार्ज किए गए एक्सपीरियंसेस की भावना को बनाए रखने के लिए एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने का उनका तरीका है। पॉजिटिव एनर्जी इनएक्सपेंसिव है, जो हमें अपने लिए अधिक एक्सपीरियंस बनाने के लिए एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मजबूर करती है। जितना अधिक हम एक्सपीरियंस करते हैं, उतना अधिक हम एनवायरनमेंट के नेचर के बारे में सीखते हैं। जितना अधिक हम एनवायरनमेंट के नेचर के बारे में सीखते हैं, उतना ही हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए इसके साथ अधिक प्रभावी ढंग से इंटरेक्ट करने में सक्षम होते हैं। पॉजिटिव रूप से चार्ज की गई मेमोरीज हमें कॉन्फिडेंस की भावना देती है, जो हमें कुछ नया करने की कोशिश करने की अनुमति देती है, जिसके परिणाम स्वरूप मेंटल ग्रोथ होती है। नेगेटिव रूप से चार्ज एनर्जी के लक्षण। अब उसी बच्चे को पहली बार हवा में उछालें, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में था, लेकिन उसे पकड़ने के बजाय गलती से उसे गिरा दें और न केवल वह आपसे दोबारा ऐसा करने के लिए कहेगा, बल्कि आपको देखते ही डरकर कांप जाएगा। निसंदेह उसके बिहेवियर में अंतर दो एक्सपीरियंसेस के बीच अंतर का रिजल्ट है। पहले एग्जाम्पल में एक्सपीरियंस आनंददायक था, जिसके परिणाम स्वरूप पॉजिटिव रूप से चार्ज की गई एनर्जी का स्टोरेज हुआ। दूसरे एग्जाम्पल में एक्सपीरियंस दर्दनाक था, जिसके परिणाम स्वरूप नेगेटिव रूप से चार्ज की गई एनर्जी का स्टोरेज हुआ। भले ही हम एनवायरनमेंट पर एक फोर्स के रूप में कार्य कर रहे थे, जो हमारी क्यूरियोसिटी की भावना से प्रेरित बिहेवियर और एक अनअपेक्षित दर्दनाक रिएक्शन प्राप्त हुई, या एनवायरनमेंट हमारे द्वारा अनजाने में इस फैक्ट के अलावा कि हम एग्जिस्टेंस में हैं, उसने हम पर एक तरह से एक फोर्स के रूप में कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप दर्द हुआ। एक्सपीरियंस के परिणाम स्वरूप नेगेटिव रूप से चार्ज की गई मेमोरी का निर्माण होगा। दर्दनाक मेमोरीज डर पैदा करती हैं, जिससे हमें भविष्य के किसी क्षण में और अधिक दर्द पैदा करने की क्षमता वाले एनवायरनमेंट के बारे में खतरा पैदा होगा। जिस तरह से हम इसे धमकी के रूप में समझेंगे, वह उन एक्सपीरियंसेस की हमारी यादों के अनुरूप होगा, जिसके परिणाम स्वरूप समान परिस्थितियों या कंडीशंस में दर्द हुआ था। क्योंकि एनवायरनमेंट में हम जिन चीज़ों से डरते हैं, वे चीज़ें हैं जिन्हें हमने धमकी के रूप में पहचानना सीखा है। पॉजिटिव रूप से चार्ज किए गए एक्सपीरियंसेस से उत्पन्न कॉन्फिडेंस और कल्याण की भावनाओं के विपरीत डर हमारे बिहेवियर और एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन की हमारी परसेप्शन दोनों पर सीमित या अवरोधक फोर्स के रूप में कार्य करता है। मार्क को यकीन है कि इस बुक को पढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने कभी न कभी उन प्रभावों का एक्सपीरियंस किया है जो डर के कारण किसी के बिहेवियर पर पड़ सकता है। यह हमें स्पष्ट रूप से खतरनाक स्थिति से भागने पर मजबूर कर सकता है, या हमें उस बिंदु तक पूरी तरह से स्थिर कर सकता है जहां हमारा शरीर किसी भी सचेत आदेश का जवाब नहीं देगा। डर हमारे विकल्पों को काफी हद तक सीमित कर देता है,
यह हमें एनवायरनमेंट के साथ उन तरीकों से इंटरेक्ट करने के लिए प्रेरित करता है जो हमारी यादों की संरचना तक सीमित है। भले ही एनवायरनमेंट एक नए एक्सपीरियंस के रास्ते में कुछ भी पेशकश कर रहा हो, या यह हमें एक एक्सपीरियंस से पूरी तरह से बचाने का कारण बनता है। एनवायरनमेंट के साथ अंतःक्रिया से एक्सपीरियंस प्राप्त होता है और एक्सपीरियंस से सीखना संभव होता है। यदि हम अपने इंडिविजुअल पास्ट के आधार पर एनवायरमेंटल प्रेजेंट का एक्सपीरियंस करते हैं या पूरी तरह से एक्सपीरियंस से बचते हैं, तो हम वह नहीं सीख रहे हैं जो एनवायरनमेंट के नेचर के बारे में सीखने के लिए पेश किया जा रहा है या उपलब्ध है। एक दर्दनाक एक्सपीरियंस का शुद्ध रिजल्ट यह है कि यह एक नेगेटिव रूप से चार्ज की गई मेमोरी बनाता है, जो बदले में भय का एक चक्र बनाता है और उसे कायम रखता है। भय के चक्र फिर असंतोष और असंतुष्टि के चक्र बनाते हैं, क्योंकि हम एक्सपीरियंस से बचते हैं। जब हम एक्सपीरियंस से बचते हैं तो हम सीखने के दौरान महसूस होने वाले आनंद से खुद को दूर कर लेते हैं। जिस प्रकार पॉजिटिव चक्र विस्तृत होते हैं, उसी प्रकार नेगेटिव चक्र अपक्षयी होते हैं। हमारी दर्दनाक मेमोरीज हमें यह सीखने से रोकती है कि एनवायरनमेंट के साथ प्रभावी और संतोषजनक तरीकों से कैसे इंटरैक्ट किया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक खुशहाल और अधिक संतुष्टिदायक जीवन प्राप्त हो सके, क्योंकि हम वह नहीं सीख रहे हैं जो हमें कुछ अलग एक्सपीरियंस करने के लिए जानना चाहिए। डर हमारे बिहेवियर के दायरे और इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन के बारे में हमारी परसेप्शन दोनों को सीमित कर देता है। यह हमारे बिहेवियर को जिन तरीकों से लिमिटेड करता है वे स्पष्ट हैं। हालांकि ऐसे कई तरीके हैं जिनमें डर हमारी परसेप्शन पर प्रभाव डालता है जो इतना स्पष्ट नहीं है। वास्तव में कुछ तरीके बहुत सूक्ष्म और पहचानने में कठिन हो सकते हैं जब तक कि कोई यह न सीख ले कि क्या देखना है। ट्रेडर के रूप में यह आवश्यक है कि आप ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से मार्केट के बिहेवियर का निरीक्षण करने में सक्षम हो। ऑब्जेक्टिव रूप से निरीक्षण करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म भयों को पहचानना सीखना होगा, जो वास्तव में जाने बिना ऑब्जेक्टिव होने की आपकी क्षमता को नष्ट कर देंगे। यह एक ऐसा विषय है जिस पर मार्क थोड़ा आगे और गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले कि वे ऐसा करें, आपको एसोसिएशन के नेचर को समझने की जरूरत है और कैसे परसेप्शन इनर मेंटल एनवायरनमेंट और आउटर फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच एक एनर्जी लूप बनाती है। एसोसिएशंस। ऐसा लगता है कि एसोसिएशन हमारे सोचने के तरीके का एक स्वाभाविक गुण है, अर्थात हमारे ब्रेन को इस तरह से बनाया गया है कि समान प्रकार की एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक रूप से एक साथ जुड़ जाती है। हम इसे मूल रूप से दो तरीके से करते हैं। सबसे पहले लोगों और वस्तुओं को कुछ प्रमुख विशेषताओं के आधार पर लेबल करके और फिर उन्हें सहयोगी ग्रुप में कैटेगराइज करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। लिंग, बालों का रंग, त्वचा का रंग, पेशा, आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक पृष्ठभूमि इत्यादि के आधार पर ग्रुप्स को कैटेगराइज करने के बाद हम ग्रुप के बारे में हमारे पास जो भी एक्सपीरियंस या ज्ञान है उसे हर किसी और हर उस चीज के साथ जोड़ते हैं जिसमें समान विशेषताएं होती है। एग्जाम्पल के लिए, यदि हमें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ दर्दनाक एक्सपीरियंस होता है जिसकी त्वचा का रंग हमारी त्वचा के रंग से भिन्न है, तो हम ऑटोमेटिक रूप से उस त्वचा के रंग वाले प्रत्येक व्यक्ति को उस एक्सपीरियंस के गुणों के साथ जोड़ देंगे। दूसरा तरीका जिसे हम जोड़ते हैं वह है हमारी संवेदी इंफॉर्मेशन को किसी घटना से जोड़ना। हम जो सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, सुन रहे हैं या देख रहे हैं उसे प्राइमरी एक्सपीरियंस की एनर्जी की क्वालिटी के साथ ऑटोमेटिक रूप से जोड़ देंगे। एग्जाम्पल के लिए, किसी बच्चे की पिटाई से उसकी सेंसेज अनजाने में जो अन्य एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रही है वह उसे पिटाई से महसूस होने वाले दर्द के साथ जोड़ देगी। वह जो सुनता है, सूंघता है, चखता है और देखता है, वह सब उसके शरीर पर लगाई जाने वाले फोर्स की इंटेंसिटी से जुड़ा होगा। इसलिए यदि उसी समय रेडियो पर कोई गाना बज रहा हो या हवा में कोई विशिष्ट गंध हो जब वह दर्द का एक्सपीरियंस कर रहा हो, तो वह उस गीत या गंध को दर्द के साथ जोड़ देगा। अब ये दोनों एनवायरमेंटल डिस्टिंक्शन एक निश्चित गीत और एक निश्चित गंध उसके मेंटल एनवायरमेंट में नेगेटिव एनर्जी से जुड़े होंगे। जब बच्चा पिट रहा था तो उसका गाने या गंध पर भी ध्यान नहीं गया होगा, क्योंकि उसका ध्यान स्पष्ट रूप से अन्य डायरेक्शंस में केंद्रित था।
हालांकि भविष्य में जब भी वह गाना सुनेगा या उस विशेष गंध को सूंघेगा तो वे ऑटोमेटिक रूप से उसे पिटाई से जुड़ी नेगेटिव एनर्जी का एक्सपीरियंस कराएंगे, भले ही यह वर्षों बाद हो। अगर वह विशेष गाना सुनता है या उस विशेष गंध को सूंघता है तो यह उसे उसी समय में वापस ले जाएगा जैसे कि वह था। प्रेजेंट मोमेंट उसके एक्सपीरियंस को खुशी से क्रोध, उदासी या अपराध बोध में बदल रहा है। बेशक यही सिद्धांत पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के लिए भी काम करता है। एक आदर्श एग्जाम्पल यह है कि कई जोड़ों के पास एक गाना होता है जिसे वे किसी गहन यौन या प्रेमपूर्ण एक्सपीरियंस से जोड़ते हैं। जब वे अपना गाना सुनते हैं तो यह उन्हें मेंटल रूप से उस एक्सपीरियंस की भावनाओं में डाल देगा जिसके साथ गाना जुड़ा हुआ है। वास्तव में गाना अंततः पूरे रिश्ते की क्वालिटी का प्रतीक बन जाता है, जहां गाना सुनते ही उन यादों से जुड़ी सभी मेमोरीज और भावनाएं उनकी चेतना में दौड़ने लगेंगी। एसोसिएशन उस तरीके का एक ऑटोमेटिक काम है जिसमें इंफॉर्मेशन हमारे मेंटल सिस्टम्स में व्यवस्थित होती है। इनमें से अधिकांश रिलेशन अनजाने हैं, जिसका अर्थ है कि हमारे पास एनवायरनमेंट के विभिन्न तत्वों से जुड़ी पॉजिटिव या नेगेटिव रूप से चार्ज की गई एनर्जी है और हम सचेत रूप से इसके बारे में जागरूक नहीं हैं। हम कुछ चीज़ों को देख, सुन, चख सकते हैं या सूंघ सकते हैं जो बदले में हमें भावनाओं को महसूस करने का कारण बनती है, और न जाने क्यों, क्योंकि हम सचेत रूप से प्राइमरी घटना के साथ आउटर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को जोड़ने को याद नहीं रखते हैं। फिजिकल और मेंटल एनवायरनमेंट के बीच एनर्जी चक्र। हम में से किसी के पास किसी भी क्षण मौजूद सभी एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन तक पहुंच नहीं है। हमारी सेंसेस हमें एक ही बार में सब कुछ देखने, सुनने, छूने, चखने या सूंघने की अनुमति देने के लिए नहीं बनी है। यदि हम इन सब के बारे में जागरूक नहीं हो सकते हैं तो हमारे पास कुछ सिस्टम होना चाहिए जिसके द्वारा हम वह चुनते हैं जिसके बारे में हम जागरूक होते हैं और अपना ध्यान और विचार करते हैं। हम जो सीखते हैं वह इनर और आउटर एनवायरनमेंट के बीच एक एनर्जी साइकिल बनाता है। इसे हम एनर्जी लूप परसेप्शन कह सकते हैं। परसेप्शन फिजिकल एनवायरनमेंट में हमारी आंखों, कान, नाक, स्वाद और स्पर्श के माध्यम से उस चीज को पहचानना है जिसके बारे में हम पहले ही सीख चुके हैं। मेंटल एनर्जी हमारी फिजिकल सेंसेस के साथ मिलकर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन को अलग करने, कैटेगराइज करने और मैनेज करने का काम करती है जो हमने सीखा है। हमने एनवायरमेंट में जो सीखा है उसे हम पहचानते हैं क्योंकि वह पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। इंफॉर्मेशन को स्वीकार करने के लिए एक मेंटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, अन्यथा इसे अस्वीकार कर दिया जाता है, अर्थहीन करार दे दिया जाता है या इसे बिल्कुल भी नहीं माना जाता है जब तक कि निश्चित रूप से हम इसके लिए एक रूपरेखा तैयार करने के इच्छुक नहीं है, यानी सीखने के लिए खुले रहना। डिस्टिंक्शन एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन में अलगाव पैदा करते हैं जहां पहले कोई अलगाव मौजूद नहीं था। एक बच्चा तब तक पेंसिल और चम्मच में अंतर नहीं समझेगा जब तक कोई उसे अंतर नहीं सिखाता, अन्यथा वह सहज रूप से दोनों को अपने मुंह में डालेगा जब तक कि उसके मेंटल एनवायरनमेंट में स्टोर इंफॉर्मेशन दोनों के बीच अंतर करने के लिए उसकी परसेप्शन पर एक फोर्स के रूप में कार्य नहीं करती। एनवायरमेंटल वस्तुएं अपने बारे में इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन महसूस की जाती है वह पहले से ही प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है जब तक कि यह पहली बार एक्सपीरियंस न हो। चम्मच और यह क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अंदर और बाहर के बीच एक एनर्जी लूप बनाती है, जहां अंतर जानने से पहले चम्मच और पेंसिल मुंह में डालने वाली चीज के समान श्रेणी में आते हैं। जो कुछ भी हम नहीं जानते हैं लेकिन एनवायरनमेंट में एक पॉसिबिलिटी के रूप में मौजूद है, वह एक ऐसा अंतर है जिसे हमने अभी तक बनाना नहीं सीखा है। यदि हमने अंतर करना नहीं सीखा है तो हम एनवायरनमेंट द्वारा अपने बारे में दी जा रही विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को नहीं समझ पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, यदि मार्क अपना कंप्यूटर ओपन करें तो उन्हें जो एक्सपीरियंस होगा वह एक कुशल कंप्यूटर मरम्मत टेक्नीशियन से बहुत अलग होगा। अपने बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले सभी विभिन्न हिस्सों का मार्क के लिए लगभग कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि उनके अंदर कोई मतलब नहीं है। वे सभी हिस्से जिन्हें उनकी आंखें देख रही होंगी वे उस एक बड़ी कैटेगरी में आएंगे क्योंकि मार्क ने विभिन्न हिस्सों के बीच कोई अंतर करना नहीं सीखा है, जबकि टेक्नीशियन हिस्सों को बहुत अलग तरीके से देखेगा
क्योंकि वह हिस्सों की कार्यप्रणाली और उनके एक दूसरे के साथ रिलेशन को समझता है। वह समझ वह मेंटल स्ट्रक्चर है जो उस विशेष तरीके की संरचना करता है जिसमें वह पार्ट्स को समझता है। पार्ट अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे जिसे मार्क समझ नहीं सके, क्योंकि उनके पास इसे समझने का मेंटल स्ट्रक्चर नहीं है। किसी अपॉर्चुनिटी को पहचानने के लिए मार्केट्स को कैसे रीड किया जाए, यह सीखना अंदर और बाहर के बीच एक एनर्जी साइकिल को चित्रित करने का और एक एग्जाम्पल है जिसे हम परसेप्शन कहते हैं। ट्रेडर्स मार्केट में कीमतें बढ़ाने के लिए एक फोर्स के रूप में कार्य करते हैं। चूंकि अधिकांश ट्रेडर अपने ट्रेड का प्लान नहीं बनाते हैं या अपने रिजल्ट्स की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए वे किसी भी प्रकार के डर के कारण कार्य करने के लिए अति संवेदनशील होते हैं। जो ट्रेडर डर के कारण कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, वे आमतौर पर इस बात से अवगत नहीं होते हैं कि उनका डर उन विकल्पों को काफी कम कर देता है जिन्हें वे उपलब्ध मानते हैं, जिससे उनका बिहेवियर एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर के लिए बहुत पूर्वानुमानित हो जाता है। इसलिए कुछ मार्केट कंडीशंस के तहत ट्रेडर के बड़े ग्रुप एक ही चीज करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, जिससे बैलेंस बिगड़ जाएगा, जिससे कीमतें एक डायरेक्शन में बढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगी। यदि आपने अभी तक इन कंडीशंस की पहचान करना नहीं सीखा है, तो स्वाभाविक रूप से जब वे मौजूद होंगी तो आप उन्हें महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परसेप्शन के लिए इनर और आउटर एनवायरनमेंट के बीच एक एनर्जी लूप होना चाहिए। मार्क को यकीन है कि हर किसी को अपरिचित सामग्री को दूसरी, तीसरी और चौथी बार पढ़ने और हर बार पढ़ने के साथ कुछ नया समझने का एक्सपीरियंस हुआ है। यहाँ क्या हो रहा है, हर बार पढ़ने के साथ आप एक मेंटल स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं जो आपको यह पहचानने में सक्षम बनाता है कि क्या उपलब्ध था लेकिन आपके लिए अपर्याप्त था जब इसे पहली बार पढ़ा गया था। यानी हर बार पढ़ने पर आपको जो भी नई इंफॉर्मेशन मिलती है वह बुक में उसी क्षण उपलब्ध होती है जब आपने उसे पहली बार उठाया था। हालांकि आप यह समझने में सक्षम नहीं थे कि यह अंतर्दृष्टि या समझ के रूप में क्या पेश करता है, जब तक कि आपने एक एनर्जी लूप नहीं बनाया जो आपको इसे समझने में सक्षम बनाता है। अन्यथा शब्द तो पढ़े जाते हैं, लेकिन अंतर्दृष्टि पूरी तरह से किसी का ध्यान नहीं देती, भले ही आप उसे सही से देख रहे हो। किसी भी क्षण में हम में से प्रत्येक जो एक्सपीरियंस करता है और जो वास्तव में उपलब्ध है, उसके बीच एनवायरमेंट और पर्सपेक्टिव से संबंधित अंतरों के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। एग्जाम्पल के लिए एक सेलर को लीजिए जिसने ऑर्डर मांगने और सेल क्लोज करने के लिए सटीक सबसे उपयुक्त क्षण को पहचानना सीख लिया है, या एक ऑटो मैकेनिक जो कार की आवाज से ठीक ठीक जानता है कि कार में क्या खराबी है। अनएक्सपीरियंस्ड सेलर या ऑटो मैकेनिक के लिए ये क्षमताएं जादू की तरह प्रतीत होंगी, क्योंकि वे मान लेंगे कि वे अपने अनुभवी समकक्षों के समान ही चीजें सुन या देख रहे हैं। हालांकि यह मामला नहीं है, भले ही वे एक ही सेल्स इंटरव्यू में हो या ठीक उसी क्षण एक ही कार के बारे में सुन रहे हो, फिर भी वे समान इन्फॉर्मेशन नहीं सुन रहे हैं या देख नहीं रहे हैं। वे वास्तव में अपने संबंधित मेंटल एनवायरनमेंट की संरचना में अंतर के कारण विभिन्न एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन को समझ रहे हैं। वह इन्फॉर्मेशन जो सेल क्लोज करने के सटीक क्षण को पॉइंट आउट करती है, अनएक्सपीरियंस्ड सेलर के लिए बाकी सभी चीजों से अलग नहीं होती है। अनएक्सपीरियंस्ड ऑटो मैकेनिक के लिए भी यही सच है। नतीजन किसी को भी इस इन्फॉर्मेशन के एग्जिस्टेंस का एहसास तब तक नहीं होगा जब तक वे उचित अंतर करना नहीं सीख लेते। यदि कोई उन्हें यह सिखाने के लिए नहीं था कि इन अधिक डिफाइन डिस्टिंक्शंस को कैसे बनाया जाए जो पूछने के लिए सबसे उपयुक्त क्षण का संकेत देते हैं, तो वे ऐसी इन्फॉर्मेशन के एग्जिस्टेंस के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। अधिक अंतर करना सीखकर हम मौजूद हर चीज के बीच कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन की समझ के लेवल की गहराई को बढ़ाते हैं। हमारी परसेप्शन हमारे एक्सपीरियंसेस को कैसे आकार देती है। हम एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस अपने इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। सबसे बेसिक लेवल पर दुनिया एनर्जी के इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में परिवर्तित हो जाती है। एनर्जी जो इंफॉर्मेशन ले जाती है, साथ ही अत्यधिक खुशी से लेकर क्रोध, खुशी से लेकर निराशा, प्यार से नफरत और सभी प्रकार की भावनाओं में बदल जाती है। एनवायरनमेंट के साथ पहली बार होने वाली प्रत्येक एनकाउंटर एक मेमोरी, डिस्टिंक्शन या एसोसिएशन पैदा करती है,
जो पहले मौजूद नहीं थी। पहली बार एनकाउंटर एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो पूरी तरह से अनोखा होता है, जैसे किसी शब्द का अर्थ सीखना जिसे हमने पहले कभी नहीं सुना है और हमारे मेंटल एनवायरनमेंट में इससे संबंधित कुछ भी नहीं है। ये नई मेमोरीज, डिस्टिंक्शन और एसोसिएशन एक मेंटल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जो आउटर एनवायरनमेंट के नेचर के बारे में हमने जो सीखा है उसका निर्माण करते हैं। एक बार जब हम कुछ सीख लेते हैं तो मेंटल एनर्जी हमारी सेंसेस पर एक फोर्स के रूप में कार्य करेगी ताकि हम एनवायरनमेंट में यह पहचान सकें कि हमने इसके बारे में क्या सीखा है। तो एनर्जी का दो तरफा प्रवाह होता है। सबसे पहले हम कुछ अनूठे एक्सपीरियंस के माध्यम से कुछ सीखते हैं, तब हमें यह एक्सपीरियंस होता है कि हमने एनवायरनमेंट में क्या सीखा है। इस कंसेप्ट को दर्शाने के लिए डर एक आदर्श एग्जाम्पल है। हमें डर तब महसूस होता है जब हम एनवायरनमेंट में यह पहचानते हैं कि हमने जो कुछ भी सीखा है वह हमें पीड़ा पहुंचा सकता है। हम इस डर को महसूस करेंगे और परिणाम स्वरूप एक भयावह एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि हमारी यादों, डिस्टिंक्शंस और एसोसिएशन में नेगेटिव रूप से चार्ज की गई एनर्जी हमारी आंखों, कानों, नाक और स्पर्श की भावना पर एक फोर्स के रूप में कार्य करेंगी ताकि हम एनवायरनमेंट में किसी भी समान चीज को पहचान सकें जो हम पहले ही सीख चुके हैं। वह पीड़ा का कारण बन सकता है। इसलिए जब हम एनवायरनमेंट में कुछ एक्सपीरियंस करते हैं तो हम पहले ही सीख चुके हैं। उसे पहचानते हुए मेंटल एनर्जी हमारी सेंसेस पर एक फोर्स के रूप में कार्य कर रही होती है, न कि एनवायरनमेंट हमारी सेंसेस पर एक फोर्स के रूप में कार्य करता है। दूसरे शब्दों में, परिस्थितियां वैसी ही या समान हैं जो हम पहले से जानते हैं और इसलिए हम इन्फॉर्मेशन को कुछ अर्थ दे सकते हैं। एनवायरनमेंट पहली बार के एनकाउंटर की तरह अर्थ पैदा नहीं कर रहा है। अर्थ पहले से ही हमारे अंदर है और संक्षेप में हम जिस तरह से इसे समझते हैं अपनी यादों, डिस्टिंक्शंस और एसोसिएशन के माध्यम से एक्सपीरियंस का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि लोगों का एक ग्रुप एक ही स्थान पर हो सकता है, एक ही एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन से अवगत हो सकता है और फिर बाद में घटना का एक अलग तरीके से वर्णन कर सकता है। यह घटना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग थी, क्योंकि हर किसी ने इसे अलग तरह से एक्सपीरियंस किया। उनका एक्सपीरियंस उनके मेंटल एनवायरनमेंट की संरचना का एक कार्य था। प्रत्येक व्यक्ति एक ही इन्फॉर्मेशन के साथ अलग अलग एसोसिएशन बनाएगा और फिर उन एसोसिएशन से जुड़ी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी की अलग अलग डिग्री का एक्सपीरियंस करेगा। प्रत्येक व्यक्ति एक ही इन्फॉर्मेशन के साथ अलग अलग डिस्टिंक्शन करेगा, वास्तव में उस पर एक अलग अर्थ डालेगा। प्रत्येक अर्थ पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी की अलग अलग डिग्री से बना होगा, जिससे हर किसी के रिलेटिव एक अलग एक्सपीरियंस पैदा होगा। प्रत्येक व्यक्ति को घटना में लगने वाले समय का अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। यह इस पर निर्भर करता है कि वे एक्सपीरियंस को मुख्य रूप से पॉजिटिव रूप से चार्ज एनर्जी या नेगेटिव चार्ज एनर्जी के साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इन सभी मेंटल वेरिएबल को ध्यान में रखे बिना इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग एक दूसरे से इतने निराश क्यों हो जाते हैं जब वे इस बात पर सहमत नहीं हो पाते कि क्या हुआ। जो हुआ उसके बारे में हर किसी की परसेप्शन यूनिक थी, क्योंकि जिस तरह से हम में से प्रत्येक बाहरी इन्वायरमेंट का एक्सपीरियंस करता है वह इस बात से निर्धारित होता है कि हम इसे कैसे समझते हैं, और हम इसे कैसे समझते हैं यह हमारे अंदर पहले से मौजूद चीज़ों का एक कार्य है, जब तक कि हम कुछ नया सीखने की प्रक्रिया में न हो। निहितार्थ यह है कि बाहरी एनवायरनमेंट के बारे में हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वह अंदर से आकार लेता है, बाहर से नहीं, जैसा कि ज़्यादातर लोग मानते हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे पहली बार के एक्सपीरियंस अर्थ को आकार देते हैं, साथ ही उस अर्थ से जुड़ी एनर्जी की क्वालिटी को भी निर्धारित करते हैं। और फिर एक बार जब अर्थ हमारे अंदर मौजूद हो जाता है तो यह हमारे द्वारा चुनने और चुनने के तरीके के अनुसार बाहर के हमारे एक्सपीरियंस को आकार देता है। इन्फॉर्मेशन और हम उस इन्फॉर्मेशन के बारे में कैसा महसूस करते हैं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इसलिए मार्क आपको यह समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमारी परसेप्शन एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करने के तरीके को कैसे आकार देती है। मान लीजिए कि मार्क एक आदमी की मूर्ति के पास जा रहे हैं। वे मूर्ति को आमने सामने से देखते हैं और उन्हें उदासीनता का एक्सपीरियंस होता है, यानी जो वे देख रहे हैं उससे कोई खास भावना पैदा नहीं होती है। फिर वे मूर्ति के चारों ओर घूमते हैं
और अपना देखने का कोण तब तक बदलते हैं जब तक कि वे इसे प्रोफाइल में नहीं देख लेते हैं। जैसे ही वे प्रोफाइल को देखते हैं तब वह उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाता है जिसे वे खुद बहुत पसंद करते हैं, जिसे उन्होंने वर्षों से नहीं देखा है। इस नए दृष्टिकोण से मूर्ति एक नया अर्थ ग्रहण करती है, जिससे उनका एक्सपीरियंस इमोशनल रूप से न्यूट्रल से पुरानी यादों की कुछ मजबूत भावनाओं में बदल जाएगा, क्योंकि अब वे सोचते हैं कि इस व्यक्ति को वे अब याद करते हैं। मार्क ने मूर्ति और एनवायरनमेंट में उस विशेष क्षण को कैसे एक्सपीरियंस किया, इसकी एनर्जी उनके उसे देखने से पहले ही उनके अंदर थी। जिस एनर्जी ने उनकी भावनाओं को बदल दिया वह मूर्ति से नहीं आई थी, या वास्तव में उसका उस मूर्ति से कोई लेना देना नहीं था। मार्क के अनोखे मेंटल स्ट्रक्चर ने उस मूर्ति का वैसा ही एक्सपीरियंस कराया जैसा मार्क ने किया था। जैसे ही मार्क ने अपना दृष्टिकोण बदला, इसने एक नया अर्थ ले लिया, क्योंकि जिस तरह से उनके अंदर पहले से मौजूद एनर्जी ने उनकी परसेप्शन पे काम किया। यदि उन्हें उस व्यक्ति के साथ पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं हुए होते जिसकी मूर्ति उन्हें याद दिलाती है, तो जब भी वे उसे देखते तो उन्हें उदासीनता का एक्सपीरियंस होता। परसेप्शन और भावनाओं के बीच रिलेशन, वह एनर्जी जो यह निर्धारित करती है कि कई परिस्थितियों में हम कैसा महसूस करते हैं, जैसे प्यार और नफरत, खुशी और क्रोध, कॉन्फिडेंस और भय आदि इन्वायरमेंट से नहीं आती है। ये भावनाएं पहले से ही हमारा हिस्सा हैं और हम ऑटोमेटिक रूप से उन्हें तब महसूस करेंगे जब हमारे पिछले एक्सपीरियंस के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर पहले से मौजूद चीजों के साथ प्रेजेंट मोमेंट में एक मैचअप यानी परसेप्शन होगा। एग्जाम्पल के लिए कल्पना करें कि एक पिता अपने 5 साल के बेटे को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से उसे पीटते हुए चिल्ला रहा है, तुम बेवकूफ हो। और मान लीजिए कि यह पहली बार है कि बच्चे ने मूर्ख शब्द सुने हैं। अब वह शायद नहीं जानता कि वयस्क संदर्भ में शब्दों का क्या मतलब है, लेकिन वह निश्चित रूप से शब्दों को उस दर्द से जोड़ देगा जो वह अपने शरीर के साथ साथ अपने कानों से भी महसूस कर रहा है। उस पॉइंट से आगे इन शब्दों के साथ उसके मेंटल एनवायरनमेंट में एक मजबूत नेगेटिव आरोप जुड़ा होगा। अब जब वह भविष्य में किसी क्षण में फिर से एनवायरनमेंट में इन शब्दों का सामना करेगा तो वह उन्हें पहचानने में सक्षम होगा, क्योंकि उसने इन शब्दों का एक्सपीरियंस किया है। वे उनके मेंटल एनवायरनमेंट में एक डिस्टिंक्शन के रूप में मौजूद है। जिस तरह से उसने इन शब्दों के अर्थ सीखे, उसके परिणाम स्वरूप उनके बारे में उसकी परसेप्शन उनके एक्सपीरियंस को कैसे अफेक्ट करेगी। जब भी वह बेवकूफ शब्द सुनता है तो वह अपने मेंटल एनवायरनमेंट में उन शब्दों से जुड़ी नेगेटिव एनर्जी को महसूस करेगा और परिणाम स्वरूप फिजिकल एनवायरनमेंट को दर्दनाक तरीके से एक्सपीरियंस करेगा। क्या एनवायरनमेंट में उस पर फिजिकल हमला करने की जरूरत है जैसा कि पहले एक्सपीरियंस में था, ताकि वह इस दर्द को महसूस कर सके? नहीं, उसे बस शब्द सुनने हैं और उसे दर्द का एक्सपीरियंस होगा। इन शब्दों के साथ उसके पहले एनकाउंटर के बाद दर्द सीधे एनवायरनमेंट से नहीं आता है, क्योंकि यह पहले से ही उसके अंदर है। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? अगर एनवायरनमेंट के नजरिए से कहें तो शब्द उसे दर्द पहुंचाने के बिल्कुल इरादे से या बिना किसी जागरूकता के बोले गए थे कि वे वास्तव में उसे दर्द महसूस करा सकते हैं। फिर नहीं, वह एनवायरनमेंट के इरादे को कुछ भी समझने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन वह उसे पीड़ा पहुंचाना चाहता है, क्योंकि वह जब उन शब्दों को सुनता है तो उसे बिल्कुल यही एक्सपीरियंस होता है। वह कैसे जान सकता है कि इन शब्दों के लिए अन्य वैकल्पिक अर्थ मौजूद है या उनका उपयोग अच्छे स्वभाव वाले मनोरंजन के संदर्भ में भी किया जा सकता है? वह ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि उसने कभी भी उन शब्दों को किसी मजेदार संदर्भ में एक्सपीरियंस नहीं किया है। उसने अभी तक यह अंतर करना नहीं सीखा है। उसके मेंटल परिवेश के पर्सपेक्टिव से उन शब्दों के अर्थ के लिए कोई अन्य अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज नहीं है। इसके अलावा वह कभी भी कोई वैकल्पिक डिस्टिंक्शन करना नहीं सीख सकता, क्योंकि हर बार जब वह बेवकूफ शब्द सुनता है तो वह उन्हें दर्दनाक तरीके से एक्सपीरियंस करेगा, जिससे दर्द का एक्सपीरियंस पैदा होगा, जो बदले में नेगेटिविटी को मजबूत करेगा। एनर्जी पहले से ही उन शब्दों के अर्थ से जुड़ी हुई है। पहले एक्सपीरियंस से लेकर भविष्य तक वह उन शब्दों को एक्सपीरियंस करने के तरीके के केवल एक ही वर्जन में बंद रहेगा। किसी भी मोमेंट में एनवायरनमेंट से एक्सपीरियंसेस की एक पूरी सीरीज उपलब्ध होती है। एक व्यक्ति के रूप में हम जो एक्सपीरियंस करते हैं वह हमारे एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है,
जब तक कि हम सीखने की स्थिति में न हो। दूसरे शब्दों में, किसी भी मोमेंट में हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वह हमारे अंदर पहले से मौजूद चीज़ों जैसे मेमोरीज, डिस्टिंक्शंस, एसोसिएशंस और बिलीफ्स आदि से आकार ले रहा है। और जो पहले से ही हमारे अंदर है वह एनवायरनमेंट के करीब भी नहीं हो सकता है। एक्सपीरियंस के रास्ते में पेशकश, जब हम सीखने की स्थिति में होते हैं तो हम एनवायरनमेंट के नेचर के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसका विस्तार करने के लिए, नए डिस्टिंक्शंस और अल्टरनेटिव अर्थ सीखने के लिए खुद को खोलते हैं। हमारे एक्सपीरियंस हमारे अर्थों को आकार देते हैं और फिर अर्थ भविष्य के हमारे एक्सपीरियंसेस को आकार देते हैं। आइए सुनते हैं कि मार्क अपने लिए इस कंसेप्ट को कैसे स्पष्ट करते हैं। मार्क 1987 के वसंत में गोल्चा शिकागो नामक एक स्थानीय टेलीविजन कार्यक्रम देख रहे थे। यह कुछ स्थानीय मशहूर हस्तियों के बारे में था जिन्होंने शिकागो के अन्य प्रतिष्ठित लोगों पर व्यवहारिक चुटकुले कहे थे। कार्यक्रम के एक पार्ट में टीवी स्टेशन ने मिशिगन एवेन्यू के किनारे फुटपाथ पर खड़े होने के लिए एक व्यक्ति को काम पर रखा था, जिसके हाथ में एक चिन्ह था जिस पर लिखा था मुफ्त पैसा केवल आज। उस आदमी की जेबें नकदी से भरी हुई थी और उसे पैसे देने का निर्देश दिया गया था। जिसने भी इसके लिए पूछा, यह ध्यान में रखते हुए कि मिशिगन एवेन्यू शहर के सबसे व्यस्त क्षेत्रों में से एक है, आपके अनुसार कितने लोगों ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया और कुछ पैसे मांगे होंगे? उन सभी लोगों में से जो वहां से गुजर रहे थे और संकेत पढ़ रहे थे, केवल एक व्यक्ति रुका और बोला, बहुत बढ़िया, क्या मुझे बस टिकट खरीदने के लिए एक क्वार्टर मिल सकता है? नहीं तो कोई उसके पास भी नहीं जाता। आखिरकार वह निराश हो गया और चिल्लाने लगा, क्या तुम्हें पैसा चाहिए? कृपया मेरे पैसे ले लो, मैं इसे इतनी जल्दी नहीं दे सकता। हर कोई उसके चारों ओर ऐसे घूमता रहा जैसे कि उसका एग्जिस्टेंस ही न हो। वह एक ट्रेडर के पास पहुंचा और पूछा, क्या आप कुछ पैसे चाहेंगे? और उस आदमी ने जवाब दिया, आज नहीं। प्लांट ने कहा, ऐसा कितने दिन में होता है? जैसे ही उसने उन्हें मुट्ठी भर नकदी देने की कोशिश की, साथ ही यह भी कहा, क्या आप इसे लेंगे? ट्रेडर ने संक्षिप्त नहीं में उत्तर दिया और आगे बढ़ गया। अब यहाँ ऐसी स्थिति है जहाँ एनवायरनमेंट खुद को इस तरह से व्यक्त कर रहा था कि केवल एक ही व्यक्ति के पास इसे समझने का मेंटल स्ट्रक्चर था। बाकी लोगों के लिए उनके अंदर ऐसा कोई मतलब नहीं था कि वे वास्तविक एनवायरनमेंट परिस्थितियों से सीधे तौर पर जुड़ सकें। उस व्यक्ति के अलावा जिसने क्वार्टर मांगा था, किसी ने भी संकेत को नहीं देखा और खुद से कहा, बहुत बढ़िया, कोई मुफ्त पैसा दे रहा है। मुझे आश्चर्य है कि वह मुझे कितना देगा। शर्तों पर लोगों की रिएक्शंस बहुत अच्छी नहीं होनी चाहिए। आश्चर्य की बात है क्योंकि हम आमतौर पर यह नहीं मानते कि पैसा कभी मुफ्त होता है और हम केवल उनके बिहेवियर को देखकर जान सकते हैं कि लोग स्थिति के बारे में क्या मानते थे। यदि उन्होंने सोचा कि मुफ्त धन प्राप्त करना संभव है तो हम मान सकते हैं कि वे कुछ प्राप्त करने की अपॉर्चुनिटी को नज़रअंदाज नहीं करते। इसलिए उन्होंने जो अर्थ लगाया और जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वह उनके बिलीफ के अनुरूप था कि मुफ्त पैसा संभव नहीं है या कोई भी सड़क पर पैसा नहीं देता है। वास्तव में ज्यादातर लोगों ने शायद सोचा कि वह पागल था, जिससे पता चलता है कि लोग संपर्क से बचने के लिए उसके चारों ओर क्यों घूम जाते थे। हालांकि एनवायरनमेंट स्वयं को उसी प्रकार अभिव्यक्त कर रहा था जिस प्रकार वह स्वयं का प्रतिनिधित्व कर रहा था। मुफ्त पैसा पड़ने वाला संकेत सत्य था, लेकिन मुफ्त पैसा की इंफॉर्मेशन किसी के मेंटल एनवायरनमेंट में किसी भी चीज से नहीं जुड़ी थी ताकि इसे सत्य माना जा सके। किसी भी व्यक्ति पर क्या बिलीफ था, उसने क्या महसूस किया और उसने क्या एक्सपीरियंस किया, इसके बीच सीधा एक से एक रिलेशन था। एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सभी लोग स्पष्ट रूप से मुफ्त पैसे की पॉसिबिलिटी पर बिलीफ नहीं करते थे। वे उसे शायद एक पागल व्यक्ति समझते थे और इस प्रकार परिस्थितियों के रिलेशन में उनका एक्सपीरियंस गलत था। अब एनवायरनमेंट ने यह नहीं चुना कि इनमें से कोई भी व्यक्ति जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था उसका क्या अर्थ है, और यदि एनवायरनमेंट ने नहीं चुना तो प्रत्येक व्यक्ति ने उस कंडीशन से अपना एक्सपीरियंस बनाया जो उनके सामने प्रस्तुत की गई थी। कई वैकल्पिक एक्सपीरियंस मौजूद थे और प्रत्येक वैकल्पिक एक्सपीरियंस पॉसिबिलिटीज के बारे में किसी के बिलीफ के प्रकार के अनुरूप होगा। बिलीफ परिभाषाएं बनाते हैं, डिस्टिंक्शन करते हैं और हमारी सुनने, देखने और हमारे बिलीफ से मेल खाने वाली इंफॉर्मेशन का चयन करने के लिए
हमारी सेंसेस को प्रोग्राम करके एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन के बारे में हमारी परसेप्शन को आकार देते हैं। एनवायरमेंट के बारे में हमारा एक्सपीरियंस हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों के अनुरूप होगा और ये विकल्प उस इन्फॉर्मेशन के अनुरूप होंगे जो बोधगम्य है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो बोधगम्य है उसके एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से जो उपलब्ध है या संभव है उससे बहुत अधिक रिलेशन नहीं हो सकता है। मुफ्त पैसे के एग्जाम्पल में प्रत्येक व्यक्ति यह दावा करेगा कि उसने जो एक्सपीरियंस किया वह वास्तव में स्थिति की सच्ची वास्तविकता थी। उन्हें किसी भी चीज पर अलग बिलीव करने का क्या कारण होगा? लोग अपने बिलीफ्स और उसके बाद के एक्सपीरियंस को वास्तविकता के बारे में बिलीव के बजाय वास्तविकता के एक फैक्ट के रूप में सोचते हैं। यह स्वाभाविक है क्योंकि बिलीफ्स एनवायरमेंट के साथ एक रिश्ता बनाते हैं जिसे सर्कल या क्लोज लूप के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया गया है। एक क्लोज लूप से मार्क का तात्पर्य यह है कि हम जिस तरह से एनवायरमेंट का एक्सपीरियंस करते हैं उसके प्रोसेस में प्रत्येक कंपोनेंट पार्ट हर दूसरे कंपोनेंट का समर्थन करता है, जिससे सब कुछ स्वस्पष्ट या प्रश्न से परे लगता है। बिलीव्स द्वारा निर्मित इन क्लोज लूप सिस्टम्स को खोलना बेहद कठिन है। बिलीव्स मेंटल सिस्टम में आने वाले इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। जो इंफॉर्मेशन वास्तव में महसूस की जाती है वह बिलीफ के अनुरूप होगी। की गई कार्रवाई का तरीका कथित इंफॉर्मेशन के अनुरूप होगा और बाद में एक्सपीरियंस बिलीफ की वैधता का समर्थन और सुदृढ़ीकरण करेगा। यह एक क्लोज सिस्टम है जो अन्य विकल्पों की पॉसिबिलिटी की अनुमति नहीं देगी, क्योंकि एक्सपीरियंस बिलीफ्स को पुष्ट करते रहते हैं, जिससे बिलीफ अधिक स्वस्पष्ट और प्रश्न से परे प्रतीत होते हैं। जब तक हम ओपन नहीं है या यह नहीं जानते कि नई इंफॉर्मेशन के लिए कैसे खुले रहें जो नए एक्सपीरियंसेस को जन्म दे सकती है, हम हर पल अपने बिलीफ्स की प्रकृति का एक्सपीरियंस करेंगे, पूरे समय यह मानते हुए कि प्रत्येक स्थिति में हमने जो एक्सपीरियंस किया वह एकमात्र पॉसिबिलिटी थी जो उपलब्ध थी। जो लोग मुफ्त पैसे दे रहे व्यक्ति के पास से गुजर रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि वे एनवायरमेंट के इस तरह के व्यक्त होने की पॉसिबिलिटी से पूरी तरह से बेखबर थे, भले ही साइन बोर्ड पर मुफ्त पैसा लिखा हो। और यदि दोबारा उन्हीं एनवायरमेंटल कंडीशंस का सामना करना पड़े तो वे पहली बार की तरह ही व्यवहार करेंगे, बिना यह जाने कि डिस्टिंक्शंस की संभावना है, भले ही वे दूरस्थ हों। परसेप्शन और एक्सपीरियंस का मेल होना चाहिए, क्योंकि हम उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं, जब तक कि हम इस पॉसिबिलिटी के लिए खुले नहीं है कि हम जो मानते हैं वह एनवायरमेंट जो दे रहा है उसके रिलेशन में बहुत लिमिटेड हो सकता है। क्या आपको वह आदमी याद है जिसने पैसा देने से भी इनकार कर दिया था? उन्हें एक ऐसे एक्सपीरियंस की पेशकश की जा रही थी जिससे एनवायरमेंट के नेचर के बारे में उनके द्वारा किए जा सकने वाले डिस्टिंक्शंस की संख्या बढ़ जाती और परिणाम स्वरूप वह मेंटल रूप से डेवलप हो जाते। मुफ्त पैसा दिया जाना स्पष्टतः एक ऐसा अंतर था जिसके बारे में उसे अभी तक पता नहीं था, और भले ही ऐसा प्रतीत होता है कि मुफ्त पैसा किसी के इस बिलीफ पर सवाल उठाने के लिए एक फोर्सली प्रोत्साहन होगा कि इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, यह इस आदमी के लिए पर्याप्त नहीं था। उनके बिलीफ्स ने स्पष्ट रूप से उन्हें दूर से भी पॉसिबिलिटी पर विचार करने की अनुमति नहीं दी। फिर से इस क्लोज लूप का निर्माण किया जिससे उन्हें बिलीफ हो गया कि उन्होंने इस कंडीशन में जो कुछ भी क्लोज किया या एक्सपीरियंस किया वह उनके एग्जिस्टेंस की वास्तविक प्रकृति थी, जबकि यह सब वास्तव में था उनकी मान्यताओं की वास्तविक प्रकृति का प्रतिबिंब। और वे एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन को मैनेज कैसे करते हैं? बिलीफ उन मानदंडों को डिफाइन करते हैं जिनमें हम एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। डेफिनेशन के अनुसार सभी परिभाषाएं सीमाएं बनाती है। इनर और आउटर एनवायरमेंट के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए बिलीफ विभिन्न तरीकों से इन्फॉर्मेशन को मैनेज करेंगे। किसी भी कथित अनबैलेंस के परिणाम स्वरूप कुछ हद तक तनाव या भ्रम पैदा होगा। बैलेंस बनाए रखने में एनवायरमेंटल कंडीशंस के प्रति हमारी नई रिएक्शंस ऑटोमेटिक होंगी, क्योंकि हमारी मान्यताएं रिएक्शन को स्वयं स्पष्ट बनाती हैं, जब वास्तव में एनवायरमेंटल कंडीशंस के किसी भी सेट के तहत उन एक्सपीरियंसेस के साथ साथ वैकल्पिक एक्सपीरियंस भी मौजूद होते हैं जिनमें हमारी मान्यताओं ने हमें फंसा दिया है। मेंटल तंत्र में सूचना के प्रवाह को रोककर बिलीफ वही करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। वे डेटा के बारे में हमारी जागरूकता को लिमिटेड करते हैं ताकि हम स्टेप्स में सीखें। यदि हम मानते हैं
कि चीजें केवल एक विशेष तरीके से मौजूद हैं, तो हमारी मान्यताएं किसी भी विरोधाभासी इंफॉर्मेशन की स्वीकृति को रोकने के लिए एक प्राकृतिक तंत्र के रूप में कार्य करेंगी। किसी भी नई या विरोधाभासी इंफॉर्मेशन पर विचार करने या स्वीकार करने से ऐसे विकल्प खुलेंगे जिन पर हमें आमतौर पर विचार नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्द बहुत सारे विकल्प भ्रम और मेंटल अधिभार का कारण बन सकते हैं। यदि यह बिलीफ्स की सीमित प्रकृति के लिए नहीं होता तो हमारे दिमाग के साथ जो होता वह शायद वैसा ही होता जैसा कि एक टेलीविजन सेट सभी टीवी स्टेशनों से प्रसारित होने वाली सभी सूचनाओं को उठाता और उन इन्फॉर्मेशन को हमारे सामने पेश करता। बिलीफ्स हमें एक समय में इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेशन के एक चैनल से जुड़ने की अनुमति देते हैं ताकि हम उस एक चैनल के माध्यम से एनवायरनमेंट के नेचर के बारे में जान सकें। तब हम दूसरे चैनल को चुनने के लिए अपनी जागरूकता का विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि हम सीखते हैं कि हमारे सामने आने वाले अतिरिक्त विकल्पों से कैसे निपटना है, क्योंकि हम अतिरिक्त पॉसिबिलिटीज के बारे में जागरूक हो जाते हैं। जिस एक्सपीरियंस से हम बचने की कोशिश कर रहे हैं उसे बनाने में हमारा डर कैसे काम करता है। हम जो एक्सपीरियंस करते हैं वह उन डिस्टिंक्शंस का एक कार्य है जिन्हें हमने बनाना सीखा है। हम जिस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं उन सभी डिस्टिंक्शंस में से जिन्हें हमने समझना सीखा है। परसेप्शन लूप में एनर्जी की इंटेंसिटी का एक कार्य है। किसी भी क्षण में जो भी इंफॉर्मेशन उपलब्ध होती है उस पर ध्यान देने के लिए हमारा सचेत ध्यान केवल इतना होता है। डर का उस इंफॉर्मेशन की सीमा पर गहरा प्रभाव पड़ता है जिस पर हम ध्यान दे सकते हैं। यह हमें अपने डर की वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए हमारी परसेप्शन की सीमा को सीमित करने का कारण बनता है। जिसे हम खतरनाक समझते हैं उससे हम अन्यथा कैसे बच सकते हैं। गाड़ी चलाना सीखना एक यूनिक एग्जाम्पल है जो दर्शाता है कि डर किस प्रकार हमारे ध्यान को लिमिटेड कर देता है। गाड़ी चलाने के खतरे उन लोगों के लिए भी स्पष्ट हैं जिन्होंने पहले कभी गाड़ी नहीं चलाई है। आमने सामने की टक्कर के हानिकारक प्रभावों की कल्पना करना बहुत मुश्किल नहीं है। कार को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक स्किल विकसित किए बिना नए ड्राइवर में यह जानने का कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि वह किसी भी कंडीशन में उचित रिएक्शन दे सकता है, यानी उसे खुद पर भरोसा नहीं है। परिणाम स्वरूप गाड़ी चलाते समय उसे कुछ हद तक असुविधा या डर महसूस होगा। डर बदले में उसे अपना ध्यान आने वाले ट्रैफिक पर कंट्रोल करने या कार को उचित लेन में रखने के लिए आवश्यक आंख और हाथ समन्वय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि वह इस बात पर केंद्रित है कि वह क्या नहीं कर सकता है और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है। इसलिए उसका ध्यान कुछ और करने के लिए उपलब्ध नहीं है, जैसे किसी यात्री के साथ इंटरेक्ट करना, अपने परिधीय दृष्टि में दूसरी चीजों को देखना, या यहाँ तक कि सड़क संकेत भी पढ़ें, या अन्य सभी इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन उपलब्ध और बोधगम्य है। लेकिन उसके मामले में यह या तो अवरुद्ध है या किसी का ध्यान नहीं गया है, क्योंकि उसे अपने अधिकांश ध्यान अपने डर की वस्तु पर देना है, उस पॉइंट पर जहां वह सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाने की अपनी क्षमता के साथ सहज हो जाता है। उसकी जागरूकता का क्षेत्र खुल जाएगा, जिससे उसे अन्य सभी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की अनुमति मिल जाती है। डर का उद्देश्य हमें एनवायरनमेंट में उन सभी चीजों से बचने में मदद करना है जिन्हें हमने खतरनाक मानना सीख लिया है। हालांकि जब हम अपनी दर्दनाक यादों को एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ने और ग्रुप बनाने की अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति के साथ जोड़ते हैं, अपने डर की वस्तु से बचने के बजाय हम वास्तव में उन एक्सपीरियंसेस का निर्माण करेंगे जिनसे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, कुत्ते द्वारा गंभीर रूप से काटा गया बच्चा स्वाभाविक रूप से सभी कुत्तों को दर्द के खतरे से जोड़ देगा, और परिणाम स्वरूप जब भी वह भविष्य में किसी कुत्ते का सामना करेगा तो तीव्र भय या यहाँ तक कि आतंक भी पैदा करेगा जिस कुत्ते ने उसे काटा था। इसके अलावा अन्य सभी कुत्तों से बच्चे का डर स्वाभाविक है। उसके पास मित्रतापूर्ण और खतरनाक कुत्ते के बीच अंतर करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उसके इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ने उसे सिखाया है कि सभी कुत्ते खतरनाक हैं। एसोसिएशन की इस प्राकृतिक प्रवृत्ति के कारण हमें यह बिलीव करने के लिए पहली बार एक्सपीरियंस की आवश्यकता है कि सभी कुत्ते खतरनाक हैं। एनवायरनमेंट के नेचर के बारे में यही उनकी सच्चाई है। हालांकि उनकी सच्चाई यह नहीं है कि कुत्तों के संबंध में एक्सपीरियंसेस के मामले में एनवायरनमेंट ही सब कुछ पेश करता है। मौजूद हर कुत्ता खतरनाक नहीं है। इसके विपरीत बहुत कम लोगों को धमकी देने वाला माना जाएगा,
अधिकांश बच्चे को देखते हैं और खेलना चाहते हैं। अब भविष्य में कुत्ते के साथ बच्चे की हर आकस्मिक मुठभेड़ में वह आतंक का एक्सपीरियंस पैदा करेगा, चाहे वह किसी भी विशेष कुत्ते के स्वभाव से टकराए। यदि कोई कुत्ता बच्चे की ओर कोई हरकत करता है तो बच्चा उस हरकत को एक वास्तविक हमले के रूप में समझेगा, जबकि कुत्ता केवल खेलना या उसे सहलाना चाहता है। वास्तव में बच्चा हमला होने से इतना भयभीत हो सकता है कि वह अपना नहीं तो पूरा ध्यान आसपास के एनवायरनमेंट में कुत्तों की तलाश में लगाएगा। आखिरकार उसकी सेंसेस उनके दृश्यों और ध्वनियों को पहचानने में अभ्यस्त हो जाएंगी, और हर बार जब वह किसी को देखता या सुनता है तो वह एक और भयानक एक्सपीरियंस पैदा करेगा जो उसके डर को और मजबूत कर देगा। उसका ध्यान उसके डर की वस्तु पर उसका ध्यान आकर्षित करेगा ताकि वह उस चीज से बच सके जो उसने सीखा है कि वह खतरनाक है। समस्या यह है कि उसने जो सीखा है वह परिस्थितियों के रिलेशन में गलत है कि सभी कुत्ते खतरनाक नहीं होते हैं। यह न जानते हुए वह स्वाभाविक रूप से बिलीव करेगा कि उसका आतंक उसके अंदर के बजाय उसके बाहर से आ रहा है। असल में उसका डर उसके परसेप्शन पर काम कर रहा है, जिससे वह उन एक्सपीरियंसेस को पैदा कर रहा है जिनसे वह बचने की कोशिश कर रहा है, जिससे वह एनवायरनमेंट के सभी कुत्तों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। एनवायरनमेंट में हम जिस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमें सामान्यतः प्राप्त होता है। कुत्ते के काटने का एग्जाम्पल इसका एक ग्राफिकल एग्जाम्पल है। हालांकि ऐसे अन्य तरीके भी हैं जिनसे हमारा डर एक कारण के रूप में स्पष्ट कार्य करता है, जिससे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं जो इतना स्पष्ट नहीं है। याद रखें कि सभी डर हमारी परसेप्शन पर एक चेतावनी तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, जिससे हमें उस चीज से बचने में मदद मिलती है जिसे हम खतरनाक मानते हैं। हमारे डर के विषय से बचने का एक तरीका यह है कि धमकी देने वाली इंफॉर्मेशन के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जाए। एक और अधिक सूक्ष्म तरीका जो हमारी परसेप्शन में कुछ वास्तविक अंधे धब्बे पैदा करेगा वह है कि हम अपना सारा ध्यान बाकी सभी चीजों को छोड़कर वैकल्पिक गैर धमकी देने वाली इंफॉर्मेशन पर केंद्रित करें। ये ब्लाइंड स्पॉट हमारी जागरूकता के बोधगम्य इंफॉर्मेशन की पूरी कैटेगरी को बाहर कर देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ विनाशकारी रिजल्ट हो सकते हैं, खासकर ट्रैफिक माहौल में। एग्जाम्पल के लिए मान लें कि मार्केट हमें कुछ पैसे कमाने का अवसर प्रदान कर रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और ट्रेड करते हैं। लेकिन साथ ही हम गलत होने के डर से भी काम करते हैं। हम गलत होने से डरेंगे क्योंकि यदि हम गलत हैं तो यह हमें यह महसूस करने के लिए मजबूर करेगा कि अतीत में गलत होने के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी जमा हुई है। अब यदि मार्केट हमें ऐसी इंफॉर्मेशन के बीच एक ऑप्शन प्रदान करता है जो इंगित करती है कि हम सही हैं या ऐसी इंफॉर्मेशन जो इंगित करती है कि हम गलत हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से किस इंफॉर्मेशन पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे? वह इंफॉर्मेशन जो हमें सही बनाएगी, उस इंफॉर्मेशन के निहितार्थों को स्वीकार किए बिना या उस पर विचार किए बिना जो अन्यथा संकेत देगी, फिर वे निहितार्थ विनाशकारी हो सकते हैं। आइए एक ऐसे ट्रेडर का दूसरा एग्जाम्पल देखें जो खोने से डरता है। खोने का डर एक स्पष्ट संघर्ष प्रस्तुत करता है क्योंकि पहली बार में ट्रेड करना मुश्किल होगा। हालांकि इस एग्जाम्पल के लिए मान लें कि यह ट्रेडर एक विशिष्ट अवसर के प्रति इतना आकर्षित था कि वह ट्रेड करने के लिए काफी समय तक अपने डर से बाहर काम करने में कामयाब रहा। अब वह जिस तरह की इंफॉर्मेशन पर अपना ध्यान केंद्रित करता है यह इस पर निर्भर करेगा कि मार्केट क्या करता है। यदि मार्केट उसके खिलाफ जाता है तो वह एक और नुकसान की पॉसिबिलिटी का सामना करने से डर जाएगा, इसलिए वह अपना ध्यान किसी अन्य गैर धमकी देने वाली इंफॉर्मेशन पर केंद्रित करेगा। यदि मार्केट अपने एंट्री पॉइंट पर आ जाता है तो वह राहत की सांस लेते हुए ट्रेड से बाहर निकल जाएगा, भले ही उसकी डायरेक्शन में किसी भी आगे की गतिविधि की पॉसिबिलिटी कितनी भी हो। लेकिन अगर मार्केट उसके खिलाफ जाना जारी रखता है तो उसकी मेंटल सुरक्षा कमजोर होने लगेगी, क्योंकि धमकी भरी इंफॉर्मेशन इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि वह अब अपनी जागरूकता को रोक नहीं पाएगा। उस समय वह आसानी से लकवाग्रस्त हो सकता था और अपनी ओर से कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो सकता था। आखिरकार उसका तनाव और चिंता इतना तीव्र हो जाता है कि उसे राहत देने का एकमात्र तरीका ट्रेड से बाहर निकलना है। दूसरी ओर यदि वह खुद को एक विजयी ट्रेड में पाता है
तो वह पूरी तरह से अलग इन्फॉर्मेशन पर ध्यान केंद्रित करेगा। खोने का डर उसे अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगा कि मार्केट उससे क्या छीन सकता है। एक जीतने वाले ट्रेड में वह अपनी जागरूकता से ऐसी किसी भी इन्फॉर्मेशन को बाहर कर देगा जो उसे बताएगी कि मार्केट के लिए उसकी डायरेक्शन में आगे बढ़ने की क्या क्षमता है। जो एकमात्र इन्फॉर्मेशन है जिस पर उसने हारने वाले ट्रेड में ध्यान केंद्रित किया है, और इसके बजाय विशेष रूप से उन इन्फॉर्मेशन पर ध्यान केंद्रित करेगा जो मार्केट के बारे में उसके डर की पुष्टि उसके एंट्री पॉइंट या उससे आगे तक जाकर की जाएगी। असल में खोने का डर उसे एक छोटे लाभ के लिए ट्रेड से जल्दी बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है, भले ही उस ट्रेड में संभावित लाभ की पॉसिबिलिटी कुछ भी हो। एक बार जब वह बाहर हो जाता है, यदि मार्केट अपनी मूल डायरेक्शन में आगे बढ़ना जारी रखता है तो वह मेज पर छोड़े गए मुनाफे को लेकर व्यथित होगा और आश्चर्य करेगा कि वह वहां थोड़ी देर और क्यों नहीं रुक सकता। उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसे खोने का डर है। वास्तव में इसके कारण उसे उन सभी अतिरिक्त मुनाफों से हाथ धोना पड़ेगा। आपको अभी जो दिया गया है वह इस बात का एग्जाम्पल है कि क्यों अधिकांश ट्रेडर अपने मुनाफे में कटौती करते हैं और अपने घाटे को बढ़ने देते हैं। एक जीतने वाले ट्रेड में हारने का डर हमें उन इन्फॉर्मेशन पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगा जो मार्केट हमारे मुनाफे को छीनने जा रहा है, जिससे हमें जल्दी बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। घाटे वाले ट्रेड में हम अपना ध्यान केवल विपरीत इन्फॉर्मेशन पर केंद्रित करेंगे, इसके अलावा कुछ भी जो यह संकेत देगा कि ट्रेड घाटे में है। डर हमें विकल्प की परसेप्शन के बिना कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम मार्केट की इन्फॉर्मेशन की कुछ कैटेगरीज का सामना करने से डरते हैं तो यह उन विकल्पों को काफी हद तक सीमित कर देता है जिन्हें हम उपलब्ध मानते हैं। अगर हम व्यवस्थित रूप से अपनी जागरूकता से ऐसी किसी भी इन्फॉर्मेशन को रोकते हैं जो यह संकेत देती है कि हम घाटे वाले ट्रेड में हैं, तो नुकसान कम करना कोई विकल्प नहीं है। अगर हम इस डर से ग्रस्त हैं कि मार्केट हमारा पैसा छीन लेगा, तो विजेता बने रहना कोई विकल्प नहीं है। हमारी परसेप्शन में इन ब्लाइंड स्पॉट को रोकने के लिए हमें बिना किसी डर के ट्रेड करना सीखना होगा, और बिना किसी डर के ट्रेड करने के लिए हमें मार्केट द्वारा अपने बारे में दी जा रही किसी भी इन्फॉर्मेशन का सामना करने और उसे स्वीकार करने के लिए खुद पर पूरा भरोसा करने की जरूरत है। और हमें यह जानने के लिए खुद पर भरोसा करने में सक्षम भी होने की जरूरत है कि हम हमेशा बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सर्वोत्तम हित में कार्य करेंगे, फिर चाहे कंडीशंस कैसी भी हों। किसी भी प्रयास के लिए कुछ हद तक भरोसे की आवश्यकता होगी। हमें सड़क पार करना मुश्किल हो जाएगा यदि हमें खुद पर भरोसा नहीं था कि हम आने वाले ट्रैफिक के रास्ते में बाहर निकलने में सक्षम होंगे। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मार्केट का माहौल हमारे जीवन में उतना ही कहर बरपा सकता है जितना कि एक कार से टकरा जाना। ट्रेडर्स के रूप में सफल होने के लिए हमें यह बिलीव करने की आवश्यकता है कि हम डर की अनुपस्थिति के साथ जीत सकते हैं, ताकि हम परिस्थितियों का बेहतर आंकलन कर सकें और अधिक विकल्पों को समझ सकें। इसका मतलब यह है कि हमें अपने भीतर किसी भी चीज से खुद को मुक्त करने के लिए आवश्यक मेंटल कार्य करना होगा जो हमारे ध्यान के फोकस को कम कर देगा, या विशेष रूप से हमारी जागरूकता से कुछ कैटेगरीज की इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देगा। तो हमने अभी बुक के चैप्टर 10 में जाना कि हम एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन को कैसे मैनेज करते हैं। अगले एपिसोड में बुक के चैप्टर 11 में जानेंगे कि हमें एक ट्रेडर के रूप में अडेप्टेशन यानी अनुकूलन सीखने की आवश्यकता क्यों है। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें व कम से कम अपने 4 दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं HindiAudiobook.com के नॉलेज से भरपूर अगले एपिसोड में। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।